हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 12 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 2 अगस्त 2021। आज की वर्कशीट में हम एक प्रमेय करने वाले हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसके बारे में जानेंगे, इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी आज हम जानेंगे। चैप्टर नंबर 1 से रिवीजन आपकी अभी स्टार्ट हो चुकी है एनसीईआरटी से। ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर रखा है, तो मैं आपको इसकी लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम याद करते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती थी। देखो, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आती हैं और 1 की टेबल में आती है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि उनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो जिस टेबल में वो आती है अपनी टेबल में, और एक 1 हो सकता है। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको लूँ तो 2 आप कह सकते हो, 3 आप कह सकते हो, 5 आप कह सकते हो, 7 आप कह सकते हो, क्योंकि और भी बहुत सारे हैं। ये सारी वो संख्याएं हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, जो सिर्फ अपनी टेबल में आती है और 1 की टेबल में आती है, और इनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद ही। ठीक है, अब गुणनखंड होता क्या है? तो वह संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित करती है। गुणनखंड का मतलब क्या है? वो संख्या जो संख्या हमारे को दी गई है उसको क्या करे? विभाजित करे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे, उसे हम बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको एक गुणनखंड वृक्ष दे रखा है, ये आपने बचपन में भी किया होगा, किया है ना? 5th 6th क्लास में किया होगा। कई बच्चों को ये अच्छा भी लगता है बनाना, अच्छा लगता है ना। चलिए, इसमें हम क्या करते हैं, देखो हम एक वृक्ष बनाते हैं। गुणनखंड तब तक करते रहते हैं जब तक हमारे पास एक अभाज्य संख्या ना आ जाए। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो तो 15480 है। पहले मैंने इसको 2 से भाग किया तो कितना आया? यहाँ पर 7740 आ गया। फिर दोबारा ये 2 से जा रहा था तो 3870, फिर दोबारा 2 से जा रहा था 13, कितना आ गया? यहाँ पर 95 आ गया, सॉरी 1935 आ गया। अब ये 3 से नहीं जा रहा, तो अब ये 3 की टेबल में आता है। तो फिर मैंने इसको क्या किया? यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दिया। फिर 645 भी 3 की टेबल में आता है। फिर 215 जो है वो 5 की टेबल में 43 पे आता है। लेकिन अब आप ध्यान से देखो 43, अब 43 किसी की भी टेबल में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो इसको आप यही रोक दो। और इसके गुणनखंड आप करोगे कैसे? देखो, जिनके नीचे भी ये वृक्ष नहीं बना हुआ है ना, वो आपको लिखना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये वो संख्या है जिनके नीचे वृक्ष नहीं बना हुआ है, तो यही सब मैंने उठा के यहाँ पर लिख दी। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कितने आ गए? ये सारे इसके गुणनखंड है, और हमने कौन से तरीके से निकाले? गुणनखंड वृक्ष तरीके से निकाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ जानते हैं कि ये है क्या चीज? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखो, ये आपसे क्या कहती है कि जितनी भी आपके पास भाज्य संख्याएं होती है ना, आप उनको क्या कर सकते हो? अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया कर सकते हो। ठीक है, जितनी भी आप पे क्या है? भाज्य संख्या है, आप उनको अभाज्य संख्या है, उनके गुणनखंड, उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो आप यही देख लो, आपके पास यहाँ पर था 15480, ये आपकी एक भाज्य संख्या थी, क्योंकि ये औरों की टेबल में भी आ रही है। जब आपने इसके गुणनखंड किए तो आपके पास जो ये आए गुणनखंड, तो आप ध्यान से देखो, ये सारी अभाज्य संख्या है। 2 3 5 41 है ना, अभाज्य संख्या है। और आपने इसको लिख कैसे रखा है? आप अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही तो लिख रखा है आपने। ठीक है, अब जो ये गुणनखंड हम करते हैं, अभाज्य संख्याएं जो ये हम यहाँ पर लिखते हैं, हम इनके क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पर आरोही क्रम में लगा दिया, आप इसको यहाँ पर अवरोही क्रम में भी लगा सकते हो, पर होंगे तो सेम ही। ऐसा तो नहीं है 15480 के मेरे गुणनखंड कुछ और आएंगे और आपके कुछ और आएंगे, वो तो नहीं होगा। नहीं होगा ना, आएंगे तो सारी अभाज्य संख्या ही, लेकिन हम उसे किसी भी क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये प्रमेय समझ में आ गई है। कई बार पेपर में ये सिर्फ लिखने को ही आ जाती है प्रमेय। तो आप क्या करते हो, इस प्रमेय में है क्या? भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बस ये है कि हम किस क्रम में लगा रहे हैं वो हमें देखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको एक और चीज बता रखी है, इसका प्रयोग कैसे होता है। तो इसका प्रयोग हम एचसीएफ और एलसीएम के लिए करते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, आपको दूसरे उदाहरण में यहाँ पर कह रहा है कि 8 तथा 8 और 60 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? 8 और 60 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करो, पहले 8 के यहाँ पर क्या कर लो? गुणनखंड लिख लो, वो होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2।
ठीक है, ऐसे आप 60 के भी यहाँ लिख लो, 2 × 2 × 3 × 5 होते हैं। अब जो भी इनमें उभयनिष्ठ है वो आपका HCF आ जाएगा। जैसे दोनों में 2 है और दोनों में ये भी 2 है, तो 2 इसके जोड़े बने हैं तो 2 बार 2 लिख दिया, HCF मेरा 4 आ गया। अब अगर बात करें LCM की, तो जो आपका यहाँ पर उभयनिष्ठ था वो तो आप ऐसे ही रहने दो, 2 × 2। अब जो बच गए हैं 2, 3, 5 उसको भी यहाँ पर लिख लो, और इन सबको आप क्या कर दो, गुणा कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर LCM आ जाएगा। क्लियर? HCF और LCM निकालना आ गया। और अभी आगे क्वेश्चन में भी आपको दिए गए हैं HCF और LCM, तो उससे हम और अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज, HCF इंटू LCM जो होता है वो हमेशा जिन दो संख्याओं का हम HCF करते हैं या फिर जिन दो संख्याओं का हम LCM करते हैं, मैं ये कह सकती हूँ, वो उनका गुणनफल के बराबर होता है। तो ये एक तरीके से हमारे पास सूत्र है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है, A मल्टीप्लाई B। और A और B क्या है, वो संख्या जिसका हमने HCF और LCM निकाला है। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। उदाहरण 3 देखते हैं। कह रहा है जांच कीजिए कि n की किसी भी मान के लिए 12 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। देखो, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको एक चीज दे रखी है 12 की घात n। कह रहा है कि n की जगह हम ऐसा कोई संख्या रखें, कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या रखें कि n की जब हम इसको पूरे को हल करेंगे फिर तो आखिरी में 0 आ जाए। क्या ऐसी कोई संख्या हो सकती है यहाँ रखे तो 0 आ जाए? देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 रखती हूँ, n की जगह 2, तो यहाँ 24 आ रहा है, 0 से तो ये खत्म नहीं हो रहा। अब 1 रख के देख लो तो 12 आ रहा है, 3 रख के देखोगे तब भी आपका ये 0 पे खत्म नहीं होगा। तो आपको यही जांच करना है कि ये कभी n का ऐसा कोई मान रखेंगे तो क्या कभी ये 0 आएगा या नहीं आएगा, इसकी आखिरी संख्या। तो 0 कभी भी नहीं आएगी। और क्यों नहीं आएगी मैं वो भी बता सकती हूँ। देखो, 0 पर समाप्त होने के लिए ना उस संख्या के जो गुणनखंड है वो 2 और 5 होने चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो 12 के गुणनखंड तो वो होता है 2 × 2 × 3। तो इसमें 5 तो कहीं पर भी नहीं है, केवल 2 है, और साथ साथ इसमें 3 भी जुड़ा हुआ है। तो जिन भी संख्याओं के गुणनखंड 2 और 5 होते हैं वही संख्या आखिरी में 0 पे खत्म होती है। बाकी की संख्याएं 0 पे खत्म नहीं होती है। तो इस संख्या के आखिरी में 0 कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, सिर्फ 2 है, और 2 के साथ साथ इसमें 3 भी है। इसीलिए तो वही चीज आपको यहाँ पर लिख के दे दिया है इन्होंने। कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी यदि उसके गुणनखंड में 2 तथा 5 आता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के प्रयोग से 12 के गुणनखंड 2 × 2 × 3 ये आया ना। अतः 12 के गुणनखंड में केवल 2 है परंतु 5 नहीं है, इसलिए 12 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है, तो ये 0 पे खत्म नहीं होगा आपका। क्लियर? ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन अभी आपको वर्कशीट में भी मिला है जो आज ही करना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं, आप क्वेश्चंस देखते हैं। आपसे यहाँ पर फर्स्ट में क्या कह रहा है, 32760 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए यहाँ पर करते हैं इसको, 32760। तो अभी जो हमने वृक्ष वाला तरीका सीखा था उसी से ही कर ले इसको। चलो 2 से करते हैं क्योंकि ये तो 2 से जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है ना। तो 32760 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 16380 आएगा। फिर आप इसको 2 से करोगे क्योंकि अभी भी ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 8190 आएगा। अभी भी आप इसको किससे करोगे, 2 से करोगे, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। तो जब तक 0 है तो ये 2 से ही जाएगा। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा। ठीक है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 1365 आ जाएगा। अभी भी ये 3 से जाएगा। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। 91, और 91 किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है। अब आगे जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि अब अभाज्य संख्या आ गई ना 13 और 7, तो बस इसे यही रोक दो। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, 32760 को जिनके नीचे वृक्ष नहीं है वो लिख रहे हैं। कितनी बार 2 है, 1 2 3, और 2 बार 3 है।
एक बार 5 है, एक बार 7 है, एक बार 13 भी तो है, क्योंकि उसके नीचे भी तो वृक्ष नहीं है, तो इसको घात के रूप में भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपके क्या, अभाज्य गुणनखंड, किसके, 32760 के। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, चलिए करते हैं। तो यहां करते हैं, फर्स्ट है आपके पास 15 और 12, तो 3 5 जा और 5 1 जा होता है ये, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, अब ये गुणनखंड यहां लिख लेते हैं। इनमें से जो उभयनिष्ठ है वो तो मेरा एचसीएफ हो जाएगा, जो कि 3 दिख रहा है मुझे दोनों में ही, और जो बाकी के बचे हुए हैं उनको भी लिख लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, बाकी 2 इंटू 2 इंटू 5 और आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 को 4 से इंटू कर लेते हैं और 5 से, तो 60 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब है 18 और 45। 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। 45 भी 3 से जाता है, 3 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 18 के गुणनखंड आए 2 इंटू 3 इंटू 3, 45 के गुणनखंड आए 3 इंटू 3 इंटू 5। एचसीएफ कितना आ जाएगा अब आपके पास, एक बार 3 यहाँ पर है, एक बार ये रहा, तो दो जोड़े हैं तो 2 बार लिखेंगे, 9 आ जाएगा। एलसीएम की बात करें अगर हम, तो 3 इंटू 3 तो ऐसे ही रहेगा, और 2 और 5 और आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपसे कह रहा है यदि एलसीएम 960 तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो इन दो संख्याओं का आपको एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ निकालना है। अभी हमने एक चीज की थी कि एलसीएम को एचसीएफ से इंटू करते हैं तो क्या होता है, जो वो दो संख्या होती है उनका गुणनफल होता है ना। अब वही तरीका यहाँ लगाते हैं। चलिए तो यहाँ करते हैं इसे, 320 और 120 है ना, यहाँ लिखते हैं HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू A इंटू बी। ठीक है, HCF तो आपको निकालना ही है, एलसीएम आपको क्वेश्चन में गिवन है 960, और ये आपके पास है 320 इंटू 120, यही दोनों है। किसी को भी A मान लो, किसी को भी B मान लो, ऐसा कुछ नहीं है कि 320 को ही A मानना है। ये 960 में नीचे ले आई, ठीक है, इसको मैंने इससे कट कर दिया। अब अगर देखा जाए तो 96 तो 12 की टेबल में 8 पे आता है, इसको 8 से कट कर दिया, तो यहाँ पर 320 डिवाइडेड बाय 8 बचा, तो 8 की टेबल में 32 4 पे आता है, तो एचसीएफ कितना आ गया आपके पास, 40 आ गया। क्लियर, एचसीएफ ही निकालना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। जांच कीजिए कि n के किसी भी मान के लिए 12 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो ध्यान से देखो, ये आपका उदाहरण वाला ही दे दिया है पूरा, तो जरा हटा दे। उदाहरण 3 जो अभी हमने समझा था ना हमने, कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होगी जब उसके गुणनखंड में क्या होगा, 2 और 5 होगा, लेकिन 12 के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं था, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगी, है ना। तो आपको यही पूरा का पूरा उत्तर लिख देना है अच्छे से समझ के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उदाहरण 3 ही लिखना है। क्लियर। चलिए छोटी सी वर्कशीट थी, आसान थी, चैप्टर्स की रिवीजन अब शुरू हो चुकी है, तो एनसीईआरटी से आप अपने चैप्टर्स को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देती हूँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो आप मुझे 156 के अभाज्य गुणनखंड बताइएगा कि क्या है। अब वो आपकी मर्जी है, आप कौन से तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।